सोचिए, एक तरफ ईरान पर हमला होता है, सऊदी अरब की ज़मीन और सैन्य ठिकानों पर ख़तरा मंडराता है, और जिस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने बाकायदा रक्षा समझौता किया है, उस वक्त पाकिस्तान की सेना मैदान में उतरने के बजाय सिर्फ सलाह और बातचीत तक सीमित रहती है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा रक्षा गठबंधन है? क्या ये सिर्फ सैनिकों की तैनाती, ट्रेनिंग और सुरक्षा इक्विपमेंट्स तक सीमित है, या फिर हमला होने की स्थिति में पाकिस्तान वास्तव में सऊदी अरब के लिए जंग लड़ेगा? मक्का समझौते के बाद अब यही सवाल इस पूरे गठबंधन की असली परीक्षा बन चुका है। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग कोई नया मामला नहीं है। लंबे समय से पाकिस्तान अपने सैन्य अधिकारियों और जवानों को सऊदी अरब में तैनात करता रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण, सैन्य सलाह और रक्षा सहयोग भी दोनों देशों के रिश्तों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन हालिया समझौते ने इस रिश्ते को एक नई राजनीतिक और रणनीतिक दिशा दी है। इस व्यवस्था के तहत सऊदी अरब विदेशी सैन्य उपकरणों और जवानों की तैनाती का खर्चा उठाता है, जबकि पाकिस्तान से सैन्य सहयोग मिलता है। कागज पर यह साझेदारी काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन असली सवाल तब पैदा होता है जब किसी सहयोगी देश पर सच में हमला होता है। और यह सवाल इसलिए और ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि अभी हाल में ही दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते में एक दूसरे की रक्षा का वादा किया गया था। समझौते को लेकर कई जगह इसकी तुलना नाटो के आर्टिकल 5 जैसी भी की गई थी। लेकिन जी हाँ, लेकिन अपने सैनिक तुरंत युद्ध के मैदान में भेज दिए जाएं या उन पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए, ये बात सामने नहीं निकल कर आई है। हाल में ही ईरान के साथ तनाव के संदर्भ में अगर देखा जाए, जब अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान और क्षेत्र देशों के बीच तनाव बढ़ा, तब सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी। अगर ऐसी स्थिति में सऊदी अरब पर हमला होता है तो क्या पाकिस्तान सीधे सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या वो पूरा सवाल एक तरह से उसका जवाब देने में सक्षम रहेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वास्तविक ताकत वो अपने आप खुद तय करेगा? क्योंकि इससे पहले भी एक उदाहरण सामने आ चुका है। जी हाँ, सितंबर 2025 के बाद जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा था, तब पाकिस्तान की भूमिका मुख्य रूप से सलाह, बातचीत और कूटनीतिक स्तर पर दिखाई दी। यानी समझौता होने का मतलब ये नहीं निकला कि पाकिस्तान हर सैन्य संकट में तत्काल युद्ध के लिए मैदान में उतर जाए। और यही अंतर रक्षा प्रतिबद्धता और सीधे सैन्य हस्तक्षेप के बीच है। और यहीं से इस्लामिक नाटो वाली बहस भी शुरू होती है। इजरायली और कुछ पश्चिमी विश्लेषणों से अगर बात करी जाए समझौते के बारे में, तो उन्होंने इसको एक गठबंधन के तौर पर देखा। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में देखा। यहां तक पाकिस्तान को सऊदी अरब के लिए संभावित परमाणु छतरी से जोड़कर भी चर्चा हुई। लेकिन दावों और समझौतों की वास्तविक शर्तों के बीच अंतर समझना जरूरी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भी समझौते को नाटो के आर्टिकल 5 से तुलना करते हुए इसकी अहमियत बताई थी। लेकिन साथ ही स्पष्ट किया गया कि किसी हमले की स्थिति में सहयोगी दल पहले आपस में सलाह मशवरा करेंगे और तय करेंगे कि किस तरह से और कितनी मदद दी जानी है। यानी ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें हमला होते ही पाकिस्तान की सेना को बिना किसी राजनीतिक निर्णय के युद्ध में कूदना ही पड़े। और यही वजह है कि मक्का समझौते को लेकर उत्साह के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं। अगर किसी देश पर हमला हो और समझौते के बावजूद तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया ना मिले, तो इसे साझेदारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। और पाकिस्तान के लिए भी आखिरी बार ये आसान फैसला नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ उसके अपने कूटनीतिक समीकरण हैं। इसलिए असली परीक्षा कागज पर लिखे शब्दों की नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में लिए जाने फैसले की है। और क्या पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरब को सैन्य सलाह और हथियारों के जरिए समर्थन देगा, या जरूरत पड़ने पर अपने सैनिक भी युद्ध के मैदान में उतारेगा? फिलहाल क्या मक्का समझौता सच में एक मजबूत रक्षा कवच है, या फिर यह रणनीतिक साझेदारी एक बड़ा राजनीतिक दावा है?